वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आपका अपना चैनल hindigurji.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्वर का सरलतम रूप और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर का विस्तारित रूप। तो सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ते हैं परिभाषा स्वर की। जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी सरलता से बोला जा सकता है या किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी टकराव के मुख से बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी जब कोई वर्ण यानी कोई ऐसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना यानी मदद लिए बिना ही अगर वो सरलता से बोला जाए यानी आसान तरीके से अगर बोला जा सके तो वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। कहने का मतलब है स्वर में किसी भी वर्ण का अपन कर स्वर के किसी वर्ण का अगर अपन उच्चारण करते हैं तो उस स्वर के उच्चारण में किसी अन्य शब्द का वर्णन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। कहने का मतलब है जैसे ए की ध्वनि है, इसमें किसी अन्य वर्ण का उच्चारण नहीं है तो ये क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। तो कै में क्या है? ए की ध्वनि है, इसलिए इसे स्वर नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। या किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हवा फेफड़ों से उठकर, या फिर अगर अपन इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे फेफड़ों से निकली हुई हवा, किसी वर्ण का उच्चारण करते वक्त हमारे फेफड़ों से निकली हुई हवा बिना किसी टकराव के, यानी हमारे मुंह में अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, जैसे दांत है, जैसे मुर्दा है, जीभ है, होठ है, यानी इन सब चीजों से टकराए बिना अगर हवा सीधा फेफड़ों से उठती है और सीधा मुंह से बाहर निकल जाती है किसी स्वर के उच्चारण में, तो वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? स्वरों की संख्या हिंदी में कुल 11 होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, री होती है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, आई होती है, ओ होता है और औ होता है। यानी हिंदी में स्वर कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अंग और ए तो है ही नहीं इसमें, तो अंग और ए दो ऐसे स्वर होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है? अयोगवाही स्वर कहा जाता है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है। यानी स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है? 5 आधारों पर होता है। सबसे पहले अपन जो आधार पढ़ेंगे वो क्या? मात्रा काल के आधार पर। यानी मात्रा काल के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है ऋस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। यानी ऋस्व कौन सा होता है? ऋस्व किसे कहते हैं? छोटे को कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता हो, यानी जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता हो वो क्या कहलाते हैं? ऋस्व कहलाते हैं। परिभाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ऋस्व स्वर कहलाते हैं। लेकिन अगर अगर अपन कहें कि ऋस्व शब्द का शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखी जाए तो वो क्या कहलाता है? ऋस्व होता है छोटा। यानी जो छोटे वर्ण होते हैं, यानी जो स्वरों में जो छोटे होते हैं, जो छोटे स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऋस्व कहलाते हैं। जैसे ए है वो छोटा है, ई है बड़ी ई से छोटा है, ऊ है वो बड़े ऊ से छोटा है, और री है वो छोटा ही है। तो ये 4 जो वर्ण है तो वो क्या कहलाते हैं? ऋस्व स्वर कहलाते हैं। 2 नंबर पर देखिए दीर्घ, यानी दीर्घ कहते हैं बड़े को। या फिर अगर इसकी परिभाषा की दृष्टि से देखें, जिनको बोलने में दुगुना समय लगता हो, यानी जो अधिक समय लगने वाले बोलने में, जिनको बोलने में अधिक समय लगता हो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ में आते हैं। प्लुत यानी किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, यानी वो क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। यानी एक गुना यानी कम समय लगे तो ए ई ऊ री होता है, दुगुना समय लगे तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और औ होते हैं। और प्लुत यानी किसी स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे तो वो क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। जैसे ओम, यानी ओम का जब अपन उच्चारण करते हैं तो ओ की ध्वनि है वो लंबी ध्वनि निकलती है। जैसे ऐसा लगता है कि ओ शब्द का उच्चारण अपन 3 बार कर रहे हैं, ओ वर्ण का उच्चारण अपन कितनी बार करें? 3 बार करें, ऐसा कुछ लगता है। जैसे ओम, यानी ओ 3 बार निकलता है।
तो ये क्या कहलाता है, प्लुत कहलाता है। तो इस प्लुत का चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है, अपने देखा होगा कि ओम के ओ और मैं के बीच में अपन ने अधिकतर लोगों ने ऐसा कुछ चिन्ह बना हुआ देखा होगा आपने। तो इनको अपन क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। अब परीक्षा में, अधिकतर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है। ओ भी दिया होता है, ऊ भी दिया होता है, औ भी दिया होता है ना। तो इनमें से अपन को क्या करना है, ओ करना है। अब देखिए, स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर अपने पहला आधार पढ़ लिया, मात्रा काल के आधार पर। अब दूसरा आधार क्या है, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के स्वर पाए जाते हैं, एक तो अनुनासिक होता है और एक क्या होता है, निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। यानी अनुनासिक वर्ण स्वर वर्ण वे होते हैं जिनमें मुख के साथ साथ वायु क्या निकलती है, नाक से भी बाहर निकलती है। जैसे ए, आ, ई, ऊ। यानी जो जो स्वर जिनके, यानी वे स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है, वे क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। निर्नुनासिक इसके ठीक विपरीत होता है। यानी वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। यानी वायु केवल किससे बाहर निकलती है, केवल मुख से बाहर निकलती है। बल्कि अनुनासिक में क्या होता है, नाक से बाहर निकलती है। निर्नुनासिक में क्या होता है, केवल वायु है वो मुख से बाहर निकलती है। यानी ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगी होती है वो तो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से बाहर निकलती है वो तो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। और जिनमें वायु केवल मुख से बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक कहलाते हैं। अब अपन स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा आधार पढ़ेंगे, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। यानी अग्गर स्वर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्गीकरण होते हैं। एक होता है अग्गर स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर और कुछ होते हैं पश्च स्वर। यानी अग्गर स्वर कौन से होते हैं, जीवा के आगे का भाग सक्रिय होता है। यानी जीवा किसे कहते हैं, जीभ को कहते हैं। यानी हमारी जो जीभ होती है उसके जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ के आगे का जो भाग है वो सक्रिय होता है। यानी उसका अहम योगदान होता है उस वर्ण के उच्चारण में। तो वो क्या कहलाते हैं, अग्गर स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, अपनी जीभ के आगे का भाग काम में आता है, बड़ी ई, ए, आई। यानी ये चार वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें जीभ की आगे का भाग है वो सक्रिय होता है हमेशा। तो वो क्या कहलाते हैं, अग्गर स्वर कहलाते हैं। एक तो ई छोटी, एक बड़ी ई और ए और आई। अब मध्य स्वर में देखिए, जीवा का जो मध्य भाग है वो सक्रिय होता है। यानी जीभ के जो बीच का भाग है, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ का जो बीच का जो भाग है वो अगर काम में आता हो तो वो क्या कहलाते हैं, मध्य स्वर। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, तो कहने का मतलब ए के उच्चारण में हमारी जीभ का जो मध्य भाग है वो काम में आता है। इसके बाद 3 नंबर पर देखिए पश्च स्वर, यानी जीवा का पिछला भाग सक्रिय होता है। यानी जीवा यानी हमारी जीभ है उसका जो पीछे का जो भाग होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ के पीछे का भाग अगर सक्रिय होता है यानी उसका अहम योगदान होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, आ, ऊ, ओ, औ, आ। यानी इनमें पीछे का, जीभ का जो पीछे का भाग है वो हमेशा सक्रिय होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं पश्च स्वर। यानी जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अपने 3 वर्गीकरण, अग्गर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्गर स्वर में ई, ए, आई होता है। मध्य स्वर में ए होता है और पश्च स्वर में आ, ऊ, छोटा बड़ा ऊ, ओ, औ और आ होता है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की यानी होठों की गोलाई के आधार पर, यानी इनको वर्तमुखी यानी वर्ताकार, अवर्तमुखी यानी अवर्ताकार, यानी 2 प्रकार होते हैं। होठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण में 2 होते हैं, वर्तमुखी यानी वर्ताकार, अवर्तमुखी यानी अवर्ताकार। यानी वर्ताकार यानी हमारे होठों का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। यानी जिन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं और उन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे होठों का आकार अगर गोल हो जाता है यानी वर्त की तरह गोल हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वर्तमुखी कहलाते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमारे होठों का आकार है वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्तमुखी। अवर्तमुखी कौन से होते हैं, यानी होठ गोल ना होकर के किसी अन्य आकार में खुलते हैं। यानी अवर्तमुखी वो स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण अगर अपन करते हैं तो हमारे होठों का आकार गोल ना होकर के किसी अन्य आकार में खुलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई,
बड़ी ए आई, यानी ये जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, अवर्तमुखी कहलाते हैं। पांचवा जो वर्गीकरण है, यानी हमारे स्वरों का जो वर्गीकरण है, अपन ने क्या स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर होता है, और ये पांचवा जो वर्गीकरण है वो मुख आकृति के आधार पर, यानी मुख की जो आकृति होती है, यानी मुख किस आकृति में खुलता है, इस आकृति के आधार पर अपन ने स्वरों का वर्गीकरण किया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण, इसके 4 वर्गीकरण होते हैं, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। संवर्त यानी उच्चारण में मुख कम खुलता है, यानी उच्चारण करते हैं अपन, जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण के समय हमारे मुख का आकार यानी कम खुलता है, यानी हमारा मुख है वो थोड़ा खुलता है, कम खुलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, संवर्त कहलाते हैं। इसमें ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 वर्ण होते हैं। अर्ध संवर्त यानी मुख संवर्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता हो, यानी मुख है वो जो संवर्त स्वर होते हैं उनसे थोड़ा अधिक खुलता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अर्ध संवर्त कहलाते हैं, यानी ए और ओ। विवर्त यानी जिनके उच्चारण में मुख अधिक खुलता हो, वो क्या कहलाते हैं, विवर्त कहलाते हैं, जैसे आ। और अर्धविवर्त यानी विवर्त स्वरों से थोड़ा कम खुलता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अर्धविवर्त कहलाते हैं, जैसे ए और आई और औ। नोट, यानी अंग और अयोगवाही माने जाते हैं, यानी अंग और अ स्वरों की श्रेणी में ना करके किस श्रेणी में आते हैं, अयोगवाही स्वरों की श्रेणी में आते हैं, और अंग और अ को अयोगवाही माना जाता है। अब शुद्ध रूप से संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, एक होता है ए और एक होता है ओ। यानी ए तो किससे मिलकर के बना है, ए प्लस ई से मिलकर के ए बना है, और ए प्लस ऊ से मिलकर के ओ बना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।